नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज शुरुआत होगी नटवर लाल के बैनामे की सन्न कर देने वाली कहानी से। समाज में मौजूद ये नटवर लाल बड़ी बड़ी इमारतों के सौदे मिनटों में कर देते हैं। ये जालसाज आपकी रकम को ठग लेते हैं और यही हुआ हरदोई के अतरौली में, जहां हुआ एक जमीन का सौदा जिसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। वो जमीन किसी के सपनों का आशियाना थी, लेकिन न जाने कहां से उस सपने पर नटवर लाल की नजर पड़ी और फिर शुरू हुआ खेल गोमती नदी के सौदे का। प्रोडक्ट बेचने का दावा। हर करतब फ्रॉड 420 के 3 कदम होते हैं। पहला स्टेप है दावा, सबसे बड़ा समझौता। एक ऐसा ऑफर जो सुनने में नामुमकिन लगे पर दिल कहे इंटरेस्टिंग। शिकार के लिए कहानी। दूसरा स्टेप है कहानी। शिकार को ऐसी सॉलिड स्टोरी सुनाओ कि वो उसके लपेटे में आ जाए। शिकार के लिए लाजवाब चाल। एक लाजवाब चाल जिसमें शिकार का ध्यान कहीं और हटा के उसे वो दिखाना जो होगा नहीं, और जो होगा वो शिकार को दिखेगा नहीं इतनी आसानी से जितनी कि एक फूंक। ये सब कदम है उस शिकारी के जो अपने शिकार को फंसाने के लिए ताजमहल से लेकर हुमायूं का मकबरा तक बेच देते हैं। अपने अंदाज और बातों के जाल से ये शिकारी आपको ठग लेते हैं। ये कहानी है हरदोई की, जहां नटवर लाल ने अपनी जेबों को नोटों की गड्डियों से भरने के लिए गोमती नदी बेच दी। एक नटवर लाल था जिसने ताजमहल से लेकर देश की तमाम इमारतों को बेच दिया था, और एक नटवर लाल हरदोई के हैं जिन्होंने प्रकृति को ही बेच दिया। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक दंपत्ति को 30 लाख रुपए में जो जमीन बेची गई, वो जमीन कहीं थी ही नहीं, वो तो गोमती नदी का हिस्सा थी। नटवर लाली के इस अनोखे खेल में ठगी हुई, पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि नटवर लालों को आखिर कैसे सुधारा जाएगा, जो गोमती नदी से लेकर ताजमहल को तक बेच देते हैं। जिस गोमती का खुशनुमा माहौल का मज़ा लखनऊ वाले लेते हैं, वही गोमती जब बहते हुए हरदोई पहुंचती है तो वहां जालसाज इस गोमती का सौदा कर बैठते हैं। हरदोई में नटवर लाल ने बेची गोमती नदी। आपने नटवर लाल के किस्से बहुत सुने होंगे, जिसने ताजमहल से लेकर देश की बड़ी बड़ी इमारतों का सौदा किया, लेकिन हरदोई के इस नटवर लाल ने तो प्रकृति का सौदा ही कर डाला। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के मंडौली गांव में गोमती नदी को बेचने के इस ठगी और जालसाजी के मामले की शुरुआत 2019 में हुई। बीएसएनएल से रिटायर हुए योगेश कुमार की पत्नी मिथिलेश ने मंडौली गांव के पास जमीन खरीदने के लिए करीब 29,43,620 रुपए 34 बीघा जमीन खरीदने के लिए दिए। बैनामा हुआ। बैनामे के बाद जब परिवार अपनी ज़मीन पर मकान बनाने के लिए पहुंचा तो पता चला वहां पर ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है। जो ज़मीन का बैनामा हुआ वो ज़मीन तो गोमती नदी में है, और कुछ हिस्सा गोमती नदी के किनारे था जिस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हैरान कर देने वाला ये मामला हरदोई के अतरौली से सामने आया है, जहां जालसाजों की गैंग ने एक दंपत्ति को गोमती नदी ही बेच दी। इन जालसाजों ने सौदा कर दिया हरदोई से बहने वाली गोमती नदी का। जालसाजों की गैंग ने किया नदी का सौदा, वही गोमती जो सूबे की राजधानी लखनऊ की शान है, जिसके रिवर फ्रंट पर बैठकर नवाबों की नगरी के रहवासी शाम की मौज का मजा लेते हैं। लेकिन हरदोई तक जाते जाते इस नदी पर नजर पड़ी जालसाजों की गैंग की, और फिर हुआ सौदा गोमती नदी का। 30 लाख रुपए में गोमती नदी का सौदा। हरदोई से सामने आए इस चौंका देने वाले खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है, जिसका खुलासा हुआ है लेखपाल की रिपोर्ट के बाद, जिसमें अतरौली थाने में दर्ज की गई है एफआईआर।
गोमती नदी का सौदा, अतरौली में एफआईआर। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे इस मामले के सामने आते ही सबके होश उड़ गए। लखनऊ के मिथिलेश के पति योगेश्वर कुमार ने रिटायरमेंट की रकम से जमीन खरीदने की प्लानिंग की, जिसके बाद अतरौली के रहने वाले मैनू उर्फ भैनू मिथिलेश के संपर्क में आया। पीड़ितों के मुताबिक मिथिलेश ने बताया कि मैनू ने उसकी मुलाकात लखनऊ के ही रहने वाले मंजू यादव और राम लखन यादव से कराई है। इन लोगों ने मिथिलेश और उनके पति योगेश्वर को अतरौली में 34.5 बीघा जमीन दिखाई और इसका बैनामा भी कर दिया। इसके लिए करीब 30 लाख की रकम भी दी। जब दंपत्ति जमीन पर कब्जा लेने पहुंची तो पता चला कि उक्त भूमि वहां है ही नहीं। मैं भैनू के मध्यस्थता में ये ज़मीन खरीदी थी, जो ज़मीन मंजू यादव बीकेटी की रहने वाली हैं और हरिकिशन श्रीवास्तव इनकी ज़मीन ली, जो धरामा के रहने वाले हैं, धरामा सीतापुर। इनकी ज़मीन ये कहाँ पर थी? इनकी ज़मीन ये रोड किनारे इन्होंने दिखाया था, दामन रोड के किनारे। कौन से गांव में? ये कुराउन। कितनी ज़मीन हरिकृष्ण से आपने खरीदी थी, कितनी मंजू से खरीदी? करीब 11 बीघे इनसे खरीदी थी हमने, हरिकिशन श्रीवास्तव से जी। और बाकी जो है ज़मीन लगभग जो है 11 के बाद में 22 बीघे करीब मंजू है। 28 फरवरी को मिथिलेश ने मैनू, हरिकृष्ण और मंजू के खिलाफ शिकायत की तो जांच में सामने आया कि जिस जमीन का बैनामा किया गया उस पर गोमती नदी बहती है। इस आरोप में पुलिस ने एक जालसाज हरिकृष्ण को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मिथिलेश सिंह वाइफ ऑफ योगेश्वर, जो लखनऊ महानगर में रहते हैं, जो रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मी हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई है अतरौली पुलिस को कि 3 लोगों ने मिलकर के उनको रोड के किनारे की ज़मीन दिखा करके गोमती नदी की ज़मीन 28 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने विवेचना करते हुए एक अपराधी हरिकृष्ण श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तारी के बाद सब नटवर लाल के इस कारनामे से सन्न, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर कि इतनी बड़ी लापरवाही जो गोमती नदी का बैनामा कर बैठा। जालसाजी और ठगी का एहसास हुआ, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, लेखपाल से रिपोर्ट मांगी गई तो पता चला ये ठगी और नटवरलाली का खेल एक महिला ने मिलकर किया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी तो कर दी है, लेकिन गोमती नदी को बेचने के इस जालसाजी के धंधे में अभी और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। हरदोई से रंजीत सिंह के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब बात जिला गाजियाबाद की, जहां अपराधी बेलगाम है। अब सवाल सीधे खाकी के रखवालों से है, क्या खाकी के अपराधियों के आगे सरेंडर कर दिया है? अगर नहीं तो क्यों हर रोज एक नई वारदात पूरे जिले को दहला देती है? क्यों यहां के बाशिंदों के दिलों में खौफ है? आखिर कहां है हमारी और आपकी सुरक्षा करने वाली यूपी पुलिस? जिला गाजियाबाद, जहां कानून कुछ नहीं बोलता बल्कि बंदूक बोलती है, और बोलता है खौफ अपराधियों का। ये जिला अपने आप में निराला है क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। तस्वीरें गवाह हैं गाजियाबाद में फेल हुई कानून व्यवस्था की, जिसका शिकार हो रहे हैं यहाँ के बाशिंदे। खाकी, जिसके इकबाल को अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और इस चुनौती में खाकी फेल ही साबित हो रही है। पहली तस्वीर 27 जुलाई रात की है, जिसमें गाजियाबाद के पौश इलाके कवि नगर के चिरंजीव विहार में घर के अंदर बंधक बनाकर लूट की गई। 6 बदमाशों ने 8 लोगों को बंधक बनाया। 8 महीने के मासूम को बंदूक की नोक पर रखकर डकैती को अंजाम दिया गया। जहां बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीर जिसे छेड़खानी का विरोध करने पर गोली मार दी गई थी, तो तीसरी तस्वीर उस कारोबारी की है
जिसका अपहरण 26 जून को हुआ था। जिला गाजियाबाद में कभी पत्रकार को सरेआम गोली मार दी जाती है, जो सीधे कानून के रखवालों के माथे का कलंक बन जाती है, तो वहीं व्यापारी संदिग्ध हालत में लापता हो जाता है। फिर खबर आती है कि व्यापारी का अपहरण हुआ है। तो अब खबर आई है कि गन पॉइंट पर डकैती हुई है। तहस नहस हुआ सामान, घर में पुलिस की आमद और घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें गाजियाबाद के कवि नगर के उसी घर की हैं जहां बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें बोल रही हैं कि खाकी ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अपराधियों के बुलंद हौसले बता रहे हैं कि यहां सरेंडर पुलिस ने किया है। और अब यूपी में पुलिस की कलंक कथा देश के हर हिस्से में पढ़ी जा रही है। गाजियाबाद में बदमाश कितने बेखौफ हैं, जिसका एक और नजारा आपके सामने है। इस बार इलाका चिरंजीव विहार है, जहां आधा दर्जन हथियार बंद बदमाश रात के अंधेरे में एक घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद की कहानी सुनिए घर की मालकिन से। रात 1:30 बजे आए थे वो। कितने लोग थे? 6 लोग थे। अच्छा, क्या क्या था उनके पास? घर में कितने लोग थे? हम घर में 8-9 जने थे जी। हाँ, हम सब सोए हुए थे। उन्होंने रसोई की विंडो तोड़ी थी और फिर कमरे में घुस गए। उन्होंने पहले हमारे ऊपर रिवॉल्वर रखी, फिर हमारे गद्दों से फाड़ के हाथ बांधे, मुंह बांधा, फिर हम बाथरूम में बिठा दिए उन्होंने। कितनी महिलाएं थी घर में? हम 8 जनी थे। 4 लड़कियां थी, 3 लेडीज थी बड़ी। सुना आपने, बेखौफ बदमाशों ने 8 महीने के इस मासूम को सहारा बनाया। बंदूक की नोक इसके सिर पर रखी। 6 बदमाशों ने घर के अंदर मारपीट के अलावा जो उत्पात मचाया, उसका नजारा भी आपके सामने है। इतना ही नहीं, वारदात के वक्त महिला के साथ बदसलूकी भी की गई। रात करीब 1:30 बजे रसोई के रास्ते दाखिल हुए थे ये बदमाश। रसोई की खिड़की तोड़कर हथियार बंद बदमाश घर में अंदर घुस गए। घर के अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया और इस मासूम पर बंदूक तान दी। वारदात के वक्त महिलाएं कान और हाथों में जेवरात पहने थी, उसे भी उतरवा लिया गया। इतना सब कुछ हुआ जिला गाजियाबाद के कवि नगर में। खाकी के पास तो सिर्फ एक जांच है, जो सिर्फ जारी रहती है। ये कवि नगर का एक चिरंजीव विहार इलाका है, अवंतिका चौकी क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ पर गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति है, इन्होंने एक डकैती की सूचना दी है कि सुबह यहाँ पर कुछ बदमाश आए हैं और घर के अंदर यहाँ पर लूटपाट की है। इनकी सूचना पर तत्काल यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं। घर पे जो CCTV कैमरे लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। घर पर इनके एक दामाद हैं जिनका कल ही यहाँ पर सिंभावली हापुड़ से आना बताया जा रहा है, एवं अन्य परिजन इनकी बेटियाँ यहाँ पर हैं। इनसे जो भी तथ्य अभी तक प्राप्त हुए हैं, उन सभी को तथ्य को संज्ञान में लेकर के तत्काल टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही अनावरण के लिए आदेशित कर दिया। ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले एक ही रात में आधा दर्जन दुकानों में चोरी हुई थी। उसके बावजूद घटना से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपहरण, डकैती, इसके साथ साथ छिनैती, तमाम सारी चीजें लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और पुलिस वालों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको स्मार्ट होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि अपराध कम हो रहा है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं से इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार
लगातार अपहरण, डकैती, छिनैती जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है कानून व्यवस्था को लेकर। और जिस पुलिस के स्मार्ट होने का दावा मुख्यमंत्री किया करते थे, अब उस पुलिस की पोल खुल रही है कि जहां पे किडनैपिंग चल रही है, डकैती चल रही है, अपहरण चल रही है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। घर वालों का आरोप है कि डकैत 1:30 बजे आते हैं, 4 बजे तक डकैती करते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है 4 बजे करीब, लेकिन पुलिस यहां पे नहीं पहुंचती है क्योंकि फोन ही नहीं उठाती है। अगर पुलिस घटना से सबक ले लेती तो शायद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। यही वजह है कि अब सवालों के घेरे में है गाजियाबाद पुलिस। अपराध पर नकेल कसने में नाकाम है पुलिस। लगातार वारदातों से सबक क्यों नहीं लेती पुलिस? क्राइम कंट्रोल में फेल है पुलिस के आला अधिकारी। बड़ी वारदातों से भी सबक क्यों नहीं लेती पुलिस? अब गाजियाबाद में बड़े फेरबदल की जरूरत है। पत्रकार विक्रम जोशी के हत्याकांड में भी यही देखा गया था और आज जो डकैती हुई है इसमें भी यही देखा जा रहा है कि पुलिस ने पहले फोन नहीं उठाया। अब कार्रवाई तो की है, लेकिन कब तक डकैत पकड़े जाएंगे ये कोई भी बोलने से हिचकिचा रहा है। और जाहिर तौर से बात है कि जो पुलिस स्मार्ट होने का दावा करती है, जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, गाजियाबाद। कानपुर में बर्रा कांड के जैसा ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला है गोविंदपुर का, जहां 23 दिनों से लापता एक शख्स की तलाश की जा रही है, लेकिन यहां भी पुलिस के हाथ खाली के खाली। अब सवाल यही है, अधिकारी तो बदल गए, क्या सूरत हाल बदलेगा कानपुर पुलिस का? कानपुर में संजीत अपहरण और हत्याकांड में फंसी पुलिस के सामने अब नई चुनौती है। ये चुनौती है गोविंद नगर थाने में बर्रा जैसे कांड सामने आने की। कानपुर पुलिस की नई चुनौती। बर्रा कांड में फिरौती के फेर में फंसी पुलिस के सामने है अब गोविंद नगर कांड, जहां 23 दिन से लापता युवक का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। बर्रा के बाद गोविंद नगर में कांड, 23 दिन हो गए, लेकिन अब तक पुलिस अंकित दुबे नाम के इस शख्स का कोई पता नहीं लगा पाई है। परिवार वालों का दावा है कि पुलिस आती है और हर बार सिर्फ पूछताछ करके चली जाती है। 23 दिन से लापता युवक का कोई सुराग नहीं। 2 दिन यहाँ पे पहले दोस्तों से पूछा गया, यहाँ जो इनके दोस्त रही थे, अब इस समय छावड़ा फर्नीचर में 1 साल से काम कर रहे थे। नहीं है कहीं, जब कहीं नहीं पता चला तो हमने कंप्लेन किया गुमशुदगी की। अब वहाँ पुलिस वाले आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, नंबर ले रहे हैं, कहीं को ट्रेस कर रहे हैं हम लोगों का। बाकी कोई वैसी खबर नहीं मिली है कि मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। दरअसल गोविंद नगर का रहने वाला अंकित दुबे एक फर्नीचर के शोरूम में काम किया करता था और बीते 5 जुलाई को वो घर से सुबह निकला था और उसके बाद घर वापस नहीं आया। परिजनों का कहना है कि सब जगह पता करने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक 23 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका है। तारीख को गए थे अंकित दुबे, तब से कोई पता नहीं चल रहा, ना फोन लग रहा उनका, और पुलिस भी अभी तक कोई मतलब बता नहीं पाई है कि क्या है कहानी। हम लोग पता कर रहे हैं तो कहीं मालूम नहीं हो रहा है कि कहाँ है, कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या करते थे, किस तरह से क्या पूरा घटना हुई थी, क्या हुआ? पहले सेल टैक्स में काम करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत वहाँ से था, फोन आते थे सेल टैक्स से, मगर अब इस समय छावड़ा फर्नीचर में 1 साल से काम कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि पुलिस आती है, सबसे पूछताछ करती है और चली जाती है, और ये आरोप कानपुर पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह का कहना है कि पुलिस लगातार प्रयास कर रहा है, उसके दोस्तों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, हम उसमें पूरे प्रयासरत हैं और मेरी डेली उस इशू पे भी बात हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके वेयर अबाउट्स कुछ मिले, क्योंकि उसमें और कोई अभी चीज़ें सर्वेलेंस के माध्यम से, ये भी हम ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से भी लगातार जो हमारी टीम्स हैं, हमारी जो स्वॉट टीम है, हमारी जो सर्वेलेंस टीम है, उनको ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से टीम्स इस समय मेहनत कर रही हैं, जल्दी हम उनको ट्रैक कर पाएंगे।
कानपुर के बर्रा कांड में पुलिस के किरकिरे और अधिकारियों पर गिरी गाज से शायद सबक नहीं लिया गया। अब देखना होगा कि हाल ही में कानपुर पुलिस की कमान संभालने वाले प्रतिंदर सिंह कैसे इन दागों को मिटाते हैं। प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे सूटकेस में मिली लाश का बुलंदशहर कनेक्शन। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। चाचू मुझे भी चाहिए बिगाजी भुजिया। ध्यान रखना। loves Bikaji, loves Bikaji. मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात गाजियाबाद के उस सूटकेस की जिसमें मिली थी एक लाश जिसने गाजियाबाद की सुबह को खौफ से भर दिया था। वो अब सामने आया है उस लाश का बुलंदशहर कनेक्शन। सोमवार सुबह गाजियाबाद में मिले बंद सूटकेस में मौजूद लाश की पहचान हो गई है और इस पहचान के साथ ही सामने आई है दिमाग को सन्न कर देने वाली सच्चाई। वारिशा
यही नाम है इस तस्वीर में मौजूद महिला का, जो डोली में बैठकर अलीगढ़ से सजी शादी कर बुलंदशहर आई, लेकिन महज 2 महीने में उसकी लाश गाजियाबाद में एक सूटकेस में मिली। वारिशा की शादी बुलंदशहर के रहने वाले आमिर से हुई थी, जिसके ऊपर वारिशा के घर वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है, उसका मुर्गे का हमें गाड़ी दो, मच्छी का काम है हमारा गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें। सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बाद बावजूद भी अलग मांग रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे के फरार भाई की चिट्ठी सामने आई है। इनामी दीप प्रकाश दुबे ने चिट्ठी घर भेजी है। मैं बेगुनाह जल्द सरेंडर करूंगा, ये कहा है। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे ने कोई गलत काम नहीं किया। दीप प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश दुबे, जो कि कानपुर कांड के बाद ही फरार है, उसे लगातार पुलिस ढूंढ रही है और अब उसकी एक चिट्ठी सामने आई है। इनामी दीप प्रकाश दुबे ने अपने घर पर चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि मैं बेगुनाह हूं, जल्द ही सरेंडर करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।